And welcome with a big round of applause, Dr. C.P. Joshi ji. मंच पर उपस्थित परम सम्मानीय शिवराज जी पाटिल साहब, सम्मानीय मीरा कुमार जी, कराड़ साहब, चड्डा जी, किदवई जी, अन्य अतिथिगण, उपस्थित छात्र छात्राओं, सबसे पहले मैं व्यक्तिगत तौर पर संस्था का, पाटिल साहब का, मीरा कुमार जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस सम्मान के लिए चुना। उनके लिए मैं उनका व्यक्तिगत तौर पर बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं अभी विचार सुन रहा था वंशवाद के बारे में, और मैं 1980 में एक छात्र नेता के रूप में अपना जीवन प्रारंभ कर रहा था, और मुझे एक प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के पुत्र के होने के बाद भी राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया, उन्होंने एक छात्र नेता के रूप में मुझे पहचाना, और मुझे 1980 में 29 साल की उम्र में विधायक बनने का अवसर मिला। मैं जिस क्षेत्र से विधायक चुना गया 1980 में, वहाँ मेरी जाति के 500 वोट भी नहीं है, पर एक छात्र नेता के रूप में मैं काम कर रहा था। और उसके समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने, जो मुख्यमंत्री पद छोड़ चुकर कर्नाटक के गवर्नर का पद भी पूरा करने के बाद उदयपुर में निवास कर रहे थे, उनके गुडविल के कारण मुझे 1980 में विधायक बनने का अवसर मिला। इसलिए मैं अभी जब भाषण सुन रहा था सबके, तब मुझे लगा कि वंशवाद के संबंध में हम सही परिकल्पनाओं को छात्रों के बीच में नहीं रख रहे हैं। मुझे यह भी अवसर मिला, मैं जब 2008 में कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होने के बाद, शायद दुनिया के इतिहास में ऐसा उदाहरण होगा, जब मैं एक वोट से विधानसभा का चुनाव हार गया। मेरी पार्टी कांग्रेस राजस्थान में जीती और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। वहाँ हमारे नेता राहुल गांधी जी ने और सोनिया गांधी जी ने मुझे चुनाव हारने के बाद लोकसभा का टिकट दिया भीलवाड़ा से। मैं पहली बार भारतीय संसद में सांसद चुन के गया, और मीरा कुमार जी आज हमारे बीच बैठी हुई हैं। पाटिल साहब तो उस समय गवर्नर बन चुके थे या राज्यसभा के मेंबर थे। 21 आदमियों ने शपथ ली थी 2009 में। तब 21 में से एक व्यक्ति मैं भी था जो पहली बार चुनकर गया था, और सीधा मुझे अवसर मिला भारत में कैबिनेट मिनिस्टर बनने का। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि पार्टी कोई भी हो, पार्टी का नेतृत्व करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, उनमें ये जिम्मेदारी, और उनने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है कि ऐसे लोगों को आगे लगाया जाए जो देश की राजनीति में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। मैं नहीं जानता मैंने कुछ कंट्रीब्यूट किया या नहीं किया, पर मुझे ये सौभाग्य मिला है कि मुझे भारत सरकार में मंत्री रहने का भी अवसर मिला, और बाद में मुझे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का महासचिव बनने का भी अवसर मिला। और न केवल एक स्टेट, बिहार, बंगाल, असम, नॉर्थ ईस्ट, सभी प्रदेशों में मुझे एक महासचिव के रूप में काम करने का अवसर मिला। और आज जब हम लोग कहते हैं डायनेस्टी के और कांग्रेस के बारे में, तब हम नौजवान पीढ़ी के लोगों को ये नहीं बताते हैं कि नेहरू वंशवाद का आखिरी प्रधानमंत्री राजीव गांधी आज से 20 साल पहले देश के प्रधानमंत्री थे। क्या ये सच नहीं है? मेरी बात को अन्यथा न लें, इससे पाटिल साहब बैठे हैं, मीरा कुमार जी बैठे हैं, कि सोनिया गांधी जी ने अपनी विजडम से मनमोहन सिंह जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया। आज देश में हम 10 साल में जितनी प्रगति की कल्पना कर रहे हैं, यदि मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते, तो जो यूपीए 1 और यूपीए 2 के बाद, दुनिया में मिक्स इकोनॉमी के बाद, दुनिया के सारे क्राइसिस के बाद, लोकतंत्र में जो दुनिया में आज हम आगे बढ़ रहे हैं, उसमें एक व्यक्ति का जो कंट्रीब्यूशन कहा जा सकता है, उसका नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को नॉमिनेट किया था श्रीमती सोनिया गांधी जी ने। कितने नौजवान व्यक्तियों को यह मालूम है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी दिल्ली से सांसद का चुनाव लड़े थे। एक विद्वान व्यक्ति, दुनिया का सबसे बड़ा अर्थशास्त्री, लोकसभा का चुनाव दिल्ली से नहीं जीत पाए। यदि सोनिया गांधी मनमोहन सिंह जी को देश का प्रधानमंत्री नहीं बनाती,
तो उनकी क्षमता, उनकी योग्यता का हमारे देश को लाभ नहीं मिलता। इसलिए मैं समझता हूं कि वंशवाद के संबंध में हम चर्चा कम करें और पॉलिटिकल सिस्टम को मजबूत करने की चर्चा हम ज़्यादा करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप में से कितने नौजवान को यह मालूम है कि विधानसभा के सदस्य की शपथ होती है, सांसद की शपथ होती है, मंत्री की शपथ होती है, लेकिन विधानसभा के अध्यक्ष और लोकसभा के अध्यक्ष की शपथ नहीं होती है, शपथ नहीं होती है। और हमने इस संसदीय प्रणाली में निर्णय किया कि जिस पार्टी का बहुमत होगा उस पार्टी का चुना हुआ व्यक्ति विधायक, एमएलए, विधानसभा का अध्यक्ष भी बनेगा और लोकसभा का अध्यक्ष भी बनेगा। और 10 शेड्यूल के बाद हमने क्वाजी जुडिशरी पावर विधानसभा के अध्यक्ष और लोकसभा के अध्यक्ष को दिया। चुने हुए प्रतिनिधि को डिसक्वालीफाई करने का अधिकार भी हमने दिया है विधानसभा के अध्यक्ष को, जो किसी पद की शपथ नहीं लेता है। अब हम उससे अपेक्षा करते हैं तो जुडिशियल डिसीजन लेगा, क्वाजी जुडिशियल डिसीजन लेगा और उन निर्णयों को जुडिशरी इंटरप्रेट करेगी। इस देश में यह भी समझने की आवश्यकता है कि 1952 से लगाकर एंटी डिफेक्शन आने तक सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर्स के जजमेंट के बारे में कोई बहुत बड़ी चर्चाएं और निर्णय नहीं हुए थे, लेकिन एंटी डिफेक्शन आने के बाद सबसे ज़्यादा जुडिशरी में इंटरवेंशन हुआ है, वो हुआ है एंटी डिफेक्शन बिल आने के बाद। मैं उसमें चर्चा नहीं करना चाहता उसके क्या कारण है, क्यों हमने 2/3 एमएलए के डिसक्वालिफिकेशन को एलिजिबल माना। उस 10 शेड्यूल में पार्टी का डिस्प्यूट है उसको भी उन्होंने जस्टिफिकेशन किया और इलेक्टेड 2/3 आदमी पार्टी को मर्ज कर दे उसको भी जस्टिफाई किया है। ये कैसी विडंबना है कि पार्टी का स्प्लिट हो वो भी जस्टिफिकेशन, और पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधि पार्टी के बिना पूछे 2/3 विधायक मिलकर फैसला कर ले हम पार्टी छोड़ रहे हैं, तो हमारे नियम कहते हैं कि उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। ये कॉन्ट्राडिक्शन के कारण सुप्रीम कोर्ट का बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन हुआ। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि हमने इस देश में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया है। और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हमने ये कहा कि लोग मत देंगे, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी विचारधारा के आधार पर प्रतिनिधि चुनेगी और वोट मांगने के लिए पार्टी की पॉलिसी के आधार पर हम वोट मांगेंगे और मतदान के आधार पर सरकार बनाने का काम करेंगे। ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, चाहे विधायक और सांसद हैं, इनके प्रति अकाउंटेबिलिटी होगी किसकी? एग्जीक्यूटिव की। एग्जीक्यूटिव मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है जो निर्णय करेगी, उसकी अकाउंटेबिलिटी हाउस में डिस्कस होगी, स्टेट में असेंबली में, और पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा में डिस्कस होगी। और हमने ये भी कल्पना की कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी। अब लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी इंटरप्रिटेशन, हमने इंडिपेंडेंट कल्पना की और हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारा देश में सबसे अच्छा लोकतंत्र है। पर मुझे क्षमा करें, याद है ये लोगों को कितने को? अभी आंकड़ा आया था थोड़े दिन पहले, उत्तर प्रदेश में जहां 400 विधायक चुनकर जाते हैं, 400 विधायक, वहां केवल मात्र 18 दिन तक विधानसभा चलती है, 18 डेज। अब मुझे बताया कोई आदमी, लाखों करोड़ों आदमी ने वोट दिया, 400 जनप्रतिनिधि जीते, और हम कहते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। हम प्रजातंत्र में लोगों को, नौजवान पीढ़ी के लोगों को समझाते हैं कि एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी लेजिस्लेटर के प्रति होगी, लेजिस्लेटर की अकाउंटेबिलिटी जनता के प्रति होगी। हम कैसे लोकतंत्र को 70 साल में अपने कल्पना करके चल रहे हैं कि 18 दिन तक हाउस चलेगा और उत्तर प्रदेश की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उत्तर प्रदेश की प्रगति की नीति बनाएगी, नीतियां बनाएगी और प्रगति के पथ पर आगे ले जाने का काम करेगी। उस पर चेक और बैलेंस करने के लिए हाउस 18 दिन ही चलेगा। क्या चुने हुए प्रतिनिधि की अकाउंटेबिलिटी हाउस में जस्टिफाई की जा सकती है? केवल मात्र केरल में 62 दिन असेंबली चलती है, बाकी किसी भी स्टेट में, हिंदुस्तान में असेंबली केवल मात्र 20 से 25 दिन तक चलती है। अब हम कल्पना करें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की, तो मैं समझता हूं कि सबसे बड़े नौजवान पीढ़ी को यह समझाने की जरूरत है। हम संविधान में परिवर्तन करें और संविधान में परिवर्तन करके लेजिस्लेटर को अकाउंटेबल जनता के लिए करने के लिए विधानसभा और लोकसभा की जो हाउसेज हैं वो कम से कम 200 दिन तक चलें। 200 डेज तक इफेक्टिव यदि हाउस चलेगा, तब जो सरकार चुनी हुई है उसकी अकाउंटेबिलिटी हम इसके साथ जस्टिफाई कर पाएंगे। यदि हमने नौजवान पीढ़ी के लोगों को पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के बारे में ये नहीं बताया कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पॉलिसीज आर इंपॉर्टेंट,
इंडिविजुअल्स आर नॉट इम्पोर्टेंट। क्या हम नौजवान पीढ़ी के लोगों को समझा रहे हैं? चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे आप पार्टी हो, उनकी अल्टरनेट पॉलिसीज क्या है? देश को गवर्न करने का क्या काम है? क्या 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्लानिंग कमीशन के आधार पर देश को आगे बढ़ाने की कल्पना की? क्या साइंटिफिक टेम्पर की कल्पना की? क्या आज दुनिया में बम हिंदुस्तान अणु शक्ति नहीं बना? क्या हम चंद्रमा में नहीं जा पाए? क्या हमें अटलांटिका का काम नहीं, हमने एक्सपीडिशन नहीं किया? क्या मिक्स इकोनॉमी के आधार पर हमारी जीडीपी यहाँ पर नहीं बढ़ी है? ये फाउंडेशन किसने लेड की? वो फाउंडेशन लेड की आजादी की लड़ाई में भाग लेने वाले लोगों ने, जिनको सांसद और विधायक बनने का मौका मिला 1952 से लगाकर इस देश को आगे बढ़ाने के लिए प्लानिंग कमीशन के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम करने का काम किया। नीति बनाकर देश का निर्माण करने के लिए यदि हम जनता को एजुकेट नहीं करेंगे, तब जाति, धर्म, संप्रदाय, धार्मिक भावनाओं के आधार पर वोट लेकर हम सरकार में आएंगे तो न देश को आगे बढ़ा पाएंगे, न देश को, लोकतंत्र को मजबूत कर पाएंगे। इसलिए मैं छात्र संसद के माध्यम से नौजवान पीढ़ी के लोगों को कहना चाहता हूं, इस संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करना है तो अभी तो हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, हमें पीपुल पार्टिसिपेशन के स्तर तक जाना पड़ेगा। हमने 73 और 74 अमेंडमेंट कर दिया। पंचायत और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के संबंध में हमने कल्पना की। यूरोप में जाकर देखिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैसे काम करती है, किस तरह से पीपुल पार्टिसिपेशन का काम लेती है। हमने 73 और 74 अमेंडमेंट करने के बाद भी हमने पंचायत और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को गवर्नेंस करने का जितना अधिकार देना है वो अधिकार देने का काम नहीं किया। क्या इस देश में 130 करोड़ लोग, केवल मात्र कुछ हजार एमएलए, कुछ सैकड़ों सांसद इस देश का नीति बनाकर निर्माण कर सकते हैं? संसद नहीं बुलाए, विधानसभा नहीं बुलाए, अकाउंटेबिलिटी नहीं करे, तो हम देश में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नहीं कर रहे, हम यहाँ पर एग्जीक्यूटिव डिक्टेटरशिप के आधार पर इस देश को चलाने का काम कर रहे हैं। इसलिए इस देश में लोकतंत्र मजबूत रहे, उसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है कि मतदान के प्रति नौजवानों को जागरूक करें, लोगों को इस बात के लिए जागरूक करें कि पॉलिटिकल पार्टी अल्टरनेट नीतियां बनाएं, जिन नीतियों से देश से आगे बढ़ाने का काम कर सकें। धर्म, जाति के आधार पर, भावनाओं के आधार पर वोट ले सकते हैं, पर नीति बनाए बगैर हम देश का निर्माण नहीं कर सकते हैं। भाइयों, आइए चर्चा करिए। पेंडेमिक था, लर्निंग हमने की, ऑनलाइन लर्निंग की। क्या कभी किसी ने कल्पना की कि जिसके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं थे, उस बच्चे ने 2 साल तक पढ़ाई कैसे की होगी? वो आज 2 साल बाद स्कूल में पढ़ने आ रहा है, क्लास में पढ़ने आ रहा है, और उसी क्लास में जो माँ बाप पढ़े लिखे थे उसका बच्चा ऑनलाइन पढ़ने के लिए आया है। क्या किसी संसद और विधानसभा में इस एजुकेशन पॉलिसी के संबंध में चर्चा की? इस एजुकेशन पॉलिसी के बाद किस तरह का देश का निर्माण होगा? वो गरीब का बच्चा जो आगे बढ़ने का काम किया है वो आज पिछड़ जाएगा। क्या हमने एजुकेशन में चर्चा करके कहा कि एक शिक्षक जिस क्लास के अंदर 2 तरह के बच्चे पढ़े हुए हैं, जिनके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं थे और जिनके माँ बाप पढ़े लिखे हुए हैं, उनकी शिक्षा के संबंध में किस तरह से इंटरवेंशन करके उनको हम अच्छी शिक्षा दे सकें, जिससे अच्छे देश का निर्माण कर सकें? ये काम कौन करेगा? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ नौजवान साथियों को, 70 साल में हमने बहुत उपलब्धियां की हैं। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की और शॉर्टकमिंग होने के बाद भी दुनिया में हम ताकतवर बन के उभरे हैं, लेकिन इस देश को आगे बढ़ाने के लिए संसदीय लोकतंत्र में नीति के आधार पर, विचारधारा के आधार पर लोगों को एजुकेट कर हम यदि वोट मांगकर सत्ता में आएंगे तो निश्चित तौर पर देश और तेज गति से आगे बढ़ेगा। आइए हम जनता, हम नौजवान पीढ़ी के लोग सारी राजनीतिक पार्टियों को ये कम करें कि संसद ज्यादा दिन तक चलनी चाहिए, विधानसभा ज्यादा दिन तक चलनी चाहिए, और एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी लेजिस्लेटर और पार्लियामेंट की होनी चाहिए, और लेजिस्लेटर और पार्लियामेंट की अकाउंटेबिलिटी जनता के प्रतिबद्ध होनी चाहिए। तब जाकर हम संसदीय लोकतंत्र को मजबूत कर सकेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप इन भावनाओं को समझेंगे और संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करेंगे। एक बार मैं हृदय से पाटिल साहब का, मीरा कुमार जी का, कराड़ जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि मुझसे से एक साधारण कार्यकर्ता को, जिसको 5 बार एमएलए बनने का अवसर मिला, राजस्थान सरकार में मंत्री बनने का अवसर मिला, भारत सरकार में मंत्री बनने का अवसर मिला, और आज विधानसभा अध्यक्ष के रूप में मुझे काम करने का अवसर मिला। मेरा अनुभव ये कहता है, देश में प्रतिभाएं हैं, क्षमताएं हैं, कोई राजनीतिक पार्टी नौजवान लोगों पर, बच्चों की प्रतिभा का उपयोग किए बगैर इस देश को आगे बढ़ा नहीं सकती। हम आशा करते हैं कि नौजवान पीढ़ी के जो साधन करके प्रतिभावान लड़के हैं, उनको भी संसदीय लोकतंत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और देश के निर्माण में वो भागीदारी करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। Thank you very much, Honorable Shri Dr. C.P. Joshi ji. Thank you very much for accepting the award and coming all the way here for addressing the 12th edition of Bharatiya Chhatra Sansad.